नमस्कार। चलिए एक पल के लिए अपने आसपास देखते हैं। हो सकता है कोई पौधा हो, कोई पालतू जानवर या फिर लोग। और हाँ, बेजान चीजें भी होंगी, जैसे आपकी मेज या आपका फोन। इनमें फर्क करना काफी आसान लगता है ना? पर जरा रुकिए और सोचिए, वो कौन सी एक चीज है जो जिंदा को बेजान से अलग करती है? ये सवाल सुनने में जितना सीधा है, इसने सदियों से दुनिया के बड़े बड़े दिमागों को उलझा रखा है। तो आज हम सब मिलकर इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो फिर असली फर्क है क्या? देखिए, वैसे तो ये बिल्कुल साफ लगता है। एक पत्थर में जान नहीं होती, एक चिड़िया में होती है। लेकिन हम जितना गहराई में जाते हैं ना, ये लाइन उतनी ही धुंधली होती जाती है। मतलब एक वायरस के बारे में सोचिए या एक क्रिस्टल के बारे में। हम लकीर आखिर खींचेंगे कहाँ? ये उतना सीधा साधा मामला है नहीं जितना हम सोचते हैं। तो इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें सबूतों को समझिए दो हिस्सों में बांटना होगा। पहले हिस्से में है वो सुराग जो पहली नजर में तो जीवन का पक्का सबूत लगते हैं, लेकिन असल में हमें गुमराह कर देते हैं। और दूसरे हिस्से में है वो पुख्ता सबूत, वो लक्षण जो सिर्फ और सिर्फ जिंदा चीजों में ही पाए जाते हैं। तो चलिए पहले उन भ्रामक सुरागों से ही शुरू करते हैं। तो पहला भाग है द यूजुअल सस्पेक्ट्स। चलिए जीवन के उन आम लेकिन धोखेबाज लक्षणों की पड़ताल करते हैं। हमारी लिस्ट में पहला संदिग्ध है ग्रोथ, यानी बढ़ना। हम सब जानते हैं ये क्या है। चीजों का बड़ा होना। एक छोटा सा बीज एक बड़ा सा पेड़ बन जाता है, एक बच्चा बड़ा हो जाता है। यहाँ जिंदा चीजों के लिए जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि ये ग्रोथ अंदर से होती है। ये बड़े होने का एक इंटरनल प्रोसेस है। लेकिन यहीं एक ट्विस्ट है। क्या बेजान चीजें नहीं बढ़ सकती? सोचिए एक बर्फ का गोला जो पहाड़ी से लुढ़क रहा हो, वो बड़ा होता जाता है ना? या जैसा कि यहाँ दिख रहा है, एक चट्टान जिस पे रेत जमा होती जा रही है, उसका भी तो साइज बढ़ रहा है। लेकिन ये बाहरी ग्रोथ है, मतलब बाहर से परते जुड़ना। जिंदा चीजें ऐसे नहीं बढ़ती। और क्योंकि बेजान चीजें भी इस तरह बढ़ सकती हैं, हम अकेले ग्रोथ को जीवन का पक्का सबूत नहीं मान सकते। मतलब केस अभी बंद नहीं हुआ है। ठीक है, तो हमारा दूसरा सस्पेक्ट है रिप्रोडक्शन, यानी प्रजनन। मतलब अपने जैसे नए जीव पैदा करने की क्षमता। ये तो जीवन का पक्का संकेत होना ही चाहिए, राइट? जीवन से ही तो जीवन पैदा होता है। ये तो एक ऐसा तर्क है जिसे शायद कोई काट नहीं सकता। लेकिन यहाँ भी कुछ अपवाद हैं। सोचिए उन वर्कर मधुमक्खियों के बारे में। वो अपनी पूरी जिंदगी छत्ते के लिए काम करती हैं, पर प्रजनन नहीं कर सकती। या खच्चर, जो बहुत मजबूत जानवर होते हैं पर बच्चे पैदा नहीं कर सकते। और तो और कुछ इंसान भी होते हैं जो बच्चे पैदा नहीं कर पाते। तो क्या ये सब जिंदा नहीं है? बिल्कुल है। उनमें मेटाबॉलिज्म है, वो आसपास की चीजों पर रिएक्ट करते हैं, वो यकीनन जिंदा हैं। तो भले ही रिप्रोडक्शन किसी प्रजाति को बचाने के लिए जरूरी हो, लेकिन ये किसी एक जीव को जिंदा साबित करने वाला पक्का लक्षण नहीं हो सकता। तो अगर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन भी लिस्ट से बाहर हो गए तो फिर बचा क्या? अब हम मामले के तह तक पहुंच रहे हैं। दूसरा भाग, द डिफाइनिंग ट्रायो। ये वो 3 अटल संकेत हैं जो सच में जीवन को परिभाषित करते हैं। और ये हैं वो 3 पक्के सबूत। मेटाबॉलिज्म, यानी अंदर की केमिकल फैक्ट्री। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी जीवन को बनाने वाले बेसिक ब्लॉक्स। और कॉन्शियसनेस, यानी अपने आसपास की दुनिया को महसूस करने और उस पर रिएक्ट करने की काबिलियत। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले मेटाबॉलिज्म। इसे ऐसे सोचिए कि हर जिंदा चीज के अंदर एक बहुत बिजी 24 घंटे चलने वाली केमिकल फैक्ट्री है। ये उन सभी रिएक्शंस का जोड़ है जो खाने को एनर्जी में, एनर्जी को बिल्डिंग ब्लॉक्स में और उन ब्लॉक्स को शरीर के और हिस्सों में बदलती हैं। हाँ, हम इनमें से कुछ रिएक्शंस लैब में एक टेस्ट ट्यूब में कर सकते हैं, पर वो तो बस एक छोटा सा हिस्सा हुआ। जिंदा चीजों में ये सब एक साथ अपने आप एक अविश्वसनीय रूप से कॉम्प्लेक्स और सेल्फ सस्टेनिंग नेटवर्क में होता है। ऐसा किसी बेजान चीज में कभी नहीं होता। दूसरा है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सबसे छोटे बैक्टीरिया से लेकर सबसे बड़ी ब्लू व्हेल तक हर जिंदा चीज सेल्स यानी कोशिकाओं से बनी है। ये सिर्फ चीजों का ढेर नहीं है, ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्ड यूनिट्स हैं, जीवन के बेसिक लेगो ब्लॉक्स। एक पत्थर सिर्फ खनिजों का एक ढेर है, लेकिन एक सेल अपने आप में एक छोटी सी दुनिया है जिसके अलग अलग हिस्से अलग अलग काम करते हैं।
इस लेवल का कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ जीवन की पहचान है। और तीसरा है चेतना यानी कॉन्शियसनेस। इसका मतलब सिर्फ सोचना नहीं है, ये अपने माहौल को महसूस करने और उस पर रिएक्ट करने की बेसिक काबिलियत है। जैसे एक सूरजमुखी का सूरज की तरफ मुड़ना, एक बैक्टीरिया का किसी खतरनाक केमिकल से दूर जाना, या हमारा गरम तवे से हाथ खींच लेना। ये सब चेतना का ही काम है। ये दुनिया के साथ एक लगातार चलने वाला संवाद है, एक ऐसी क्षमता जो एक पत्थर या पानी के तालाब में हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो अब हमारे पास जीवन की एक पक्की परिभाषा है, लेकिन ये एक रहस्य को सुलझाकर एक और कहीं ज्यादा बड़ी चुनौती खड़ी कर देता है। तीसरा भाग, लाखों प्रजातियों की समस्या। जरा इस नंबर को देखिए, 18 लाख। ये उन अलग अलग तरह के जीवों की संख्या है जिन्हें हमने अब तक खोजा है और नाम दिया है। और सबसे हैरत की बात, वैज्ञानिकों को लगता है कि अभी लाखों और प्रजातियां हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। हमारे ग्रह पर जीवन की इतनी वैरायटी है कि सच में दिमाग चकरा जाता है। जीवन के इस अविश्वसनीय खजाने का एक नाम है बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता। ये पृथ्वी पर जीवन की पूरी रेंज है, छोटे छोटे बैक्टीरिया से लेकर विशालकाय पेड़ों तक। और हर साल हम जीवन की इस लाइब्रेरी में नई नई किताबें जोड़ते जा रहे हैं। तो इतनी सारी वैरायटी को कोई समझे कैसे? आप लाखों किताबों वाली एक लाइब्रेरी को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे जो सब अलग अलग भाषाओं में लिखी गई हैं? इसके लिए एक सिस्टम चाहिए, और ये हमें चौथे भाग पर लाता है, इस उलझन को सुलझाना यानी वर्गीकरण का विज्ञान। अब देखिए, दिक्कत ये है, एक ही पौधा आम भारत में आम कहलाता है, लेकिन केरल में मांगा। अब इस कंफ्यूजन को दुनिया भर की लाखों प्रजातियों से गुणा करके देखिए। जापान का एक साइंटिस्ट कैसे जानेगा कि ब्राजील का साइंटिस्ट किस बारे में बात कर रहा है? हमें एक यूनिवर्सल भाषा चाहिए, और इसका जवाब है टैक्सोनॉमी। इसे जीवन के लिए एक लाइब्रेरी सिस्टम की तरह समझिए। ये हर जीव को एक यूनिक यूनिवर्सल नाम देने और फिर उन्हें मिलती जुलती खासियतों के आधार पर ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज करने का प्रोसेस है। ये असल में चीजों को व्यवस्थित करने का विज्ञान है। ये प्रोसेस 4 बेसिक स्टेप्स में होता है। सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन, मतलब इसकी खासियतें क्या हैं। फिर आइडेंटिफिकेशन, क्या हमने इसे पहले देखा है। इसके बाद नॉमेनक्लेचर, चलिए इसे एक ऑफिशियल यूनिवर्सल नाम देते हैं। और आखिर में क्लासिफिकेशन, ये जीवन की बड़ी तस्वीर में कहाँ फिट बैठता है। महान कैरोलिस लिनियस का दिया हुआ शानदार समाधान था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ये 2 भागों वाला नाम कहने का एक फैंसी तरीका है। इसे किसी भी जीव के सरनेम और फर्स्ट नेम की तरह समझिए। आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा उसका सरनेम यानी जीनस है जो ये अपने करीबी पौधों के साथ शेयर करता है, और इंडिका उसका फर्स्ट नेम है जो सिर्फ इसी प्रजाति के लिए है। कितना सिंपल, शानदार और पूरी दुनिया में समझा जाने वाला सिस्टम है। और ये हमें हमारे आखिरी कॉन्सेप्ट पर लाता है, 5वां भाग, जीवन की सीढ़ी। एक ऐसा सिस्टम जिसमें हर चीज के लिए एक जगह है और हर चीज अपनी जगह पर है। इस सिस्टम को टैक्सोनॉमिक पदानुक्रम या हायरार्की कहा जाता है। इसे एक के अंदर रखे बक्सों की तरह सोचिए। सबसे नीचे आपके पास सबसे छोटा और स्पेसिफिक बक्सा है, स्पीशीज यानी प्रजाति। वो बक्सा एक थोड़े बड़े बक्से जीनस के अंदर है, और वो बक्सा एक और बड़े बक्से फैमिली के अंदर, और ऐसे ही चलता रहता है सबसे बड़े बक्से किंगडम तक। चलिए इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। इंसानों वाली लाइन देखिए, हम होमोजीनस और होमिनिडी फैमिली में हैं। अब इसकी तुलना घरेलू मक्खी से कीजिए, वो मस्का जीनस में है। आप देख सकते हैं कि हम फैमिली के लेवल पर ही कितने अलग हैं। लेकिन जैसे जैसे आप इस सीढ़ी पर ऊपर जाते हैं किंगडम तक, आप देखेंगे कि इंसान और मक्खी दोनों एक ही बड़े ग्रुप में फिट होते हैं, एनिमेलिया यानी जंतु जगत। ये सिस्टम हमें बताता है कि हम कितने अलग हैं और सबसे बेसिक लेवल पर हम कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। जैसे जैसे हम इस सीढ़ी पर प्रजाति से जगत की ओर ऊपर चढ़ते हैं, जीवों में कॉमन चीजें कम होती जाती हैं। एक इंसान और एक शेर में, एक इंसान और एक मक्खी के मुकाबले ज्यादा समानताएं होती हैं। ये जो शाखाओं जैसा पैटर्न है, ये जो सीढ़ी है, ये हमें खुद जीवन के इतिहास के बारे में क्या बताती है? ये एक सुराग है कि शायद सभी की शुरुआत एक ही जगह से हुई, जो अरबों सालों में अलग अलग शाखाओं में बट गई। इस पर सोचिएगा जरूर।